नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पिछले 6 महीने में इस देश में कितने लोग, लाखों लोग कैसे तबाह हो गए और कितना नुकसान इस देश को हो गया, अगर मैं ये आंकड़ा बताऊंगा तो पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और अगर इन सबके पीछे जो बाजार में खेल हुआ, ये मैं आपके सामने फैक्ट रखूंगा तो वाकई आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप एक छोटी सी बात समझ लें, तो फिर ये सारा खेल आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा नेता जिसकी बाजार में साख हो, वो आपसे कहता है कि साहब चावल इस वक्त 50 रुपए किलो है, आप खरीद लीजिए जितना खरीद सकते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद चावल जो है वो महंगा होने जा रहा है। और आप चावल खरीद लेते हैं बड़े आदमी के कहने पर, और 2 महीने बाद वो जो 50 रुपए का चावल है वो 250 रुपए पहुंच जाता है। और आपकी देखा देखी फिर बाकी लोग भी खरीदने लगते हैं, होड़ लग जाती खरीदने वालों की, और चावल जो है वो 250 रुपए से, डिमांड की वजह से 250 रुपए से उठकर 400 रुपए तक पहुंच जाता है। और फिर एक दिन इशारा होते ही आप चावल बेच देते हैं, यानी 400 रुपए के रेट पे आप चावल बेच देते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद चावल 400 से घटकर 250 से फिर 50 रुपए पहुंच जाता है। कहानी का मतलब यह है कि जिन्होंने पहला चावल खरीद लिया, आप जैसों ने, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कूट दिए। जिसने जितना पैसे का खरीदा उतना ही ज्यादा मुनाफा, और जिन लोगों ने बाद में खरीदा वो लुट गए, तबाह हो गए। अब दोस्तों, 50 रुपए का चावल, फिर 250 रुपए का चावल, फिर 400 रुपए केजी, और फिर 50 रुपए केजी। कहानी तो आप समझ में आ ही रही है। 50 से 250, 250 से 400, और फिर वापस 50 पे। कहानी तो आपको समझ में आ रही, लेकिन असली कहानी पर मैं अब आना चाहता हूँ। असली कहानी ये है कि आज शेयर बाजार ऐसा टूटा कि कोहराम मच गया। यकीन मानिए, सिर्फ एक दिन में, ओनली इन 1 डे, हजारों हजार, लाखों निवेशक, आम आदमी, आम जनता, 8 लाख करोड़ रुपए एक दिन में सुहा हो गए। और अगर पूरा फरवरी का आंकड़ा, अगर मैं उसका जिक्र करूं, पूरी फरवरी का, तो 40 लाख करोड़ रुपए एक महीने में मिट्टी में मिल गए। शेयर बाजार लगातार 5 महीनों की गिरावट की ओर है। साल 1996 के बाद सबसे बड़ी मंदी का खतरा है। अब दोस्तों, असली कहानी पर आते हैं। असली कहानी यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले, 4 जून को नतीजे आए थे पिछले साल, उससे कुछ दिन पहले अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य ने कैमरे पर कहा, टीवी चैनल्स पे कहा, पत्रकारों को कहा, संदेश दिया देश को कि भाई शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि 4 जून के बाद मार्केट बूम करने जा रहा है। मार्केट बूम करेगा। सुनिए, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अब 2-4 दिन के बाद मोदी जी, प्रधानमंत्री, उन्होंने भी टीवी के एक इंटरव्यू में कहा कि भाई शेयर मार्केट में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो 4 जून के बाद, यानी जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा, मार्केट बूम करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट प्रोग्रामिंग वाले साल के थक जाएंगे। अब जो बात मैंने आपसे कही, उसको जरा थोड़े अच्छे तरीके से ग्राफ के साथ, फैक्ट्स के साथ राहुल गांधी ने देश को समझाया। जरा राहुल गांधी की भी सुन लीजिए। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं। अब राहुल गांधी अपने अंदाज में, अपने तरीके से तथ्यों को रख रहे हैं, नेता विपक्ष है। लेकिन मैं ये नहीं दोस्तों कह रहा हूँ कि कोई ऐसा सबूत मेरे हाथ लग गया है, कोई ऐसा कोई फैक्ट हाथ लग गया है कि मैं ये कहूँ कि अमित शाह ने कोई खेल कर दिया या मोदी जी ने कोई खेल कर दिया। लेकिन हाँ, ये ज़मीनी सच्चाई है कि जब मोदी जी की सरकार बन गई, उसके बाद मार्केट में तेज़ी आ गई। तमाम निवेशक जो है वो शेयर खरीदने लगे, मार्केट बढ़ने लगा, और लोग कुछ ऐसे भी थे जो लालच में अपने जेवर बेचने लगे, अपनी ज़मीनें बेचने लगे, अपने फिक्स डिपॉजिट एफडी तुड़वा कर बैंक से वो पैसा शेयर मार्केट में लगाने लगे। एक होड़ मच गई हिंदुस्तान में। और आप कह सकते हैं
कि सितंबर आते आते जैसे मार्केट में हिंदुस्तान के बूम आ गया हो। अब दोस्तों अगर आप सितंबर 2024 का चार्ट देखें तो शेयर मार्केट आसमान छू रहा था, और जो सेंसेक्स था, जो इंडेक्स था शेयर मार्केट का, जिससे पता लगता है कि शेयर मार्केट कितना प्रॉफिट में जा रहा है, कितना ऊंचाई पर जा रहा है, ये जो सेंसेक्स है ये 85,836, इसका जो अंक था रिकॉर्ड 85,836 अंक पर जो है शेयर मार्केट का इंडेक्स था, सेंसेक्स था, रिकॉर्ड था। ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। और मार्केट की उस वक्त जो कीमत थी, हिंदुस्तान के बाजार की जो कीमत थी, माइंड ब्लोइंग थी, कल्पना से परे थी। 5.7 ट्रिलियन डॉलर्स उस वक्त मार्केट की कीमत थी। आप कह सकते हैं अद्भुत, अकल्पनीय। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सितंबर के बाद जब अक्टूबर का महीना आया तो धीरे धीरे खेल बदलने लगा, बाजार गिरने लगा और गिरते गिरते नीचे लुढ़कने लगा, और लोगों की कहीं ना कहीं सांसें थमने लगीं, रुकने लगीं। और उधर अगर आप अमेरिका देखें तो ट्रंप साहब का आगमन हो जाता है नवंबर में, और उसके बाद खलबली और मचती है, टैरिफ की बात होती है, दुनिया भर की बातें होती हैं, एक खलबली मचती है। और विदेशी जो निवेशक हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं, उन्होंने पैसा खींचना शुरू कर दिया, वापस खींचने लगे, शेयर बेचने लगे। इसी तरह से जो मैंने कहा था ना कि जब चावल 400 पे पहुंचा और लोग बेचने लगे, सियाने लोग, इसी तरह जो बड़े सियाने लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किस लॉबी के थे, हिंदुस्तान के जो बड़े कार्टल्स थे, बड़े लोग थे, स्टॉक ब्रोकर्स थे, वो भी मूड समझने लगे, उन्होंने भी शेयर बेचने शुरू कर दिए। और ऐसा जानकार कहते हैं कि जो विदेशी कंपनियां, यूरोप की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं मुनाफे के लिए, उनको लगने लगा कि मुनाफा यहाँ अब रहा नहीं भारतीय बाजार में। यानी 3-4 महीने का जो गुब्बारा था वो फूटने लगा था, और हिंदुस्तान के मार्केट से पैसा निकालकर विदेशी कंपनियां, सियाने लोग चाइना में वही पैसा इन्वेस्ट करने लगे। फैक्ट ये है कि चाइना में इन्वेस्ट करने पे पैसा बन रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट करने पे पैसा नहीं बन रहा है, और जितना पैसा भारत से निकाला गया है उतना ही पैसा चीन में लगाया गया। अब क्योंकि ट्रंप आ चुके थे, और ट्रंप की शपथ के बाद ट्रंप ने जिस तरह से हिंदुस्तान के साथ बर्ताव किया, उन्होंने हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने की बात की, और भी बहुत से उन्होंने डिसीजन लेने शुरू कर दिए। उससे जहां दुनिया के बाज़ार में एक तरह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं खलबली थी, भारत में उससे ज़्यादा खलबली थी। और जिस स्पीड से भारत से शेयर बाज़ार से पैसा निकाला जा रहा था, निकासी हो रही थी, उसमें और ज़्यादा रफ्तार आई, और बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं जो पैसा था वो हिंदुस्तान के मार्केट से चीन के मार्केट में निवेश होने लगा। और फरवरी आते आते तो दोस्तों रिकॉर्ड टूट गया। जी हाँ, रिकॉर्ड टूट गया, कोहराम मच गया। और अगर आप ये चार्ट देखें तो जो सेंसेक्स 85,000 पे था, 85 पर था, वो 73 पे आ गया, 85 से गिरकर 73, लोएस्ट। और लोग तो ये भी कहते हैं कि 30 वर्षों में, 30 इयर्स में इस तरह की गिरावट लगातार 5-6 महीने कभी नहीं देखी गई। यानी जो मार्केट सितंबर में तकरीबन 5.7 ट्रिलियन डॉलर का था, वो फरवरी में घट के 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया। और आप कह सकते हैं कि गुब्बारा जैसे फट गया हो, हवा निकल चुकी थी, बबल बस्ट कर चुका था। और देश को पिछले 6 महीने में 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स, 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 लाख करोड़ के ऊपर जाएगी रकम। लिख नहीं सकता मैं, इतनी बड़ी रकम है। अब दोस्तों सच्चाई ये है कि किसी ने अगर शेयर मार्केट में 10,000 रुपये लगाया हो या 1 लाख रुपए लगाया हो, और इस तरह की जनता करोड़ों में, नुकसान सबको ही हुआ है, सबको ही हुआ है, सबकी जेब कहीं ना कहीं कटी है। हमारे देश में जो आंकड़े बताते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा जो हैं वो शेयर मार्केट में निवेशक हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो फिर ये संख्या और बढ़ जाती है। और जो लोग LIC वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर अगर ये सारी अगर मैं गिनती करूं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर शेयर मार्केट इतना नीचे आ गया है या उसका बबल बस्ट हो गया है, तो ये आपकी जेब पर भी असर करेगा, मेरी जेब पर भी असर करेगा। देश की जो आर्थिक स्थिति है वो और बदतर होगी। और जो रुपए की कीमत है, रुपए की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले,
हो सकता है 100 पार कर जाए, 125 पार कर जाए। और अगर रुपया इस तरह से गिरता है डॉलर के मुकाबले, तो महंगाई आप समझ लीजिए वो आपके चौखट तक पहुंचने वाली। क्या होगा, क्या होने जा रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या है, और क्या वाकई कोई खेल हुआ है? एक गुब्बारा फुलाया गया और बाद में उसको बस्ट कर दिया गया, क्या ऐसा कुछ खेल हुआ है? कुछ बड़े लोग थे इसके पीछे। मैंने आज 2 एक्सपर्ट्स को बुलाया है, दोनों को बड़ा गौर से सुनिएगा। मैंने उनसे पहले तो गुजारिश की कि टेक्निकल बातें नहीं होंगी, आसानी से चीज़ों को, फैक्ट्स को सामने रखिए। एक साहब प्रोफेसर हैं, शेयर मार्केट के प्रोफेसर अखिल स्वामी, और एक साहब शेयर मार्केट की जांचें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज करते हैं, कई लोगों के खिलाफ एक्शन करवा चुके हैं। रिलायंस जैसी कंपनी हो या फिर सेबी का चेयरमैन हो, किसी को उन्होंने बख्शा नहीं। अरुण अग्रवाल, तो अरुण साहब भी होंगे बेंगलोर से और अखिल स्वामी साहब होंगे दिल्ली से। दोनों को सुनिए, गौर से सुनिए। मेरा सवाल ये, मैंने प्रधानमंत्री को चुनाव के नतीजे आने से पहले सुना, मोदी जी को और अमित शाह को, कि भाई शेयर मार्केट में शेयर खरीदिए क्योंकि ये शेयर बूम करेगा। पहली बार प्रधानमंत्री कह रहा है, और सही बात, हमने भी कुछ 2-4 शेयर तो खरीदे। मैं आज ऑडियंस के सामने स्वीकार करता हूँ, हमने भी बहुत कम पैसे के 1-1.5 लाख रुपए के शेयर हमने भी खरीद दिए, और वो बढ़ भी गए स्वामी साहब, वो बढ़े भी, लेकिन एकदम से मुंह के बल गिर भी गए वो पिछले 3 महीने में। तो हमें तो नुकसान हो गया, हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन 30-40 हजार रुपए का नुकसान हमें प्रोफेसर साहब हो गया। मैं कह रहा हूं कि एकदम से शेयर मार्केट में उछाल आया और फिर एकदम से पहाड़ के नीचे गिरा। क्या आपको लगता है कि कोई आर्टिफिशियल ट्रेडिंग चल रही थी, कुछ खेला चल रहा था, कुछ पर्दे के पीछे कुछ ऐसे कार्टल्स थे, ऐसे ब्रोकर्स थे जो खेल कर रहे थे और सेबी ने आंख बंद कर रखी थी? कुछ आपको खेल लगता है इसके पीछे? नहीं, देखिए दीपक जी, खेल तो है। देखिए वास्तविकता क्या है, वास्तविकता यह है, अभी भी देश की जनता को 80% को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दे आर ऑल्सो इफेक्टेड। उनको भी बहुत तगड़ा, वो केवल सोच रहे हैं जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड थे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड थे, केवल उनको नुकसान हो रहा है। भारतवर्ष के 100% लोगों को नुकसान हो रहा है, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि जिन जिन ने LIC की पॉलिसी ले रखी है, वो LIC की पॉलिसी में LIC आपको पैसा किस चीज पे देता है, कैसे बोनस देता है? पैसे को मार्केट में लगाता है, कमाता है और देता है। अगर मार्केट क्रैश कर गया और वो पैसा नहीं कमा पाए तो आपका पैसा वापस कैसे होगा? नंबर एक। नंबर 2 समझिए, रिलायंस इंडस्ट्री का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज से 6 महीने पहले 20 लाख करोड़ का था जी। 20 लाख करोड़ में से 40% की शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी की थी। इसका माने 8 लाख करोड़ की नेटवर्थ मुकेश अंबानी की केवल रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की थी, उसमें 20% की गिरावट आ गई। इसका मतलब यह है कि 8 लाख करोड़ में 20% कितना होता है? 1,60,000 करोड़। मुकेश अंबानी साहब का 1,60,000 करोड़ का खुद का नुकसान हो गया। अब सोचिए, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं बात कर रहा हूं 100% लोग कैसे इफेक्ट हुए। 100% लोग ऐसे इफेक्ट हुए, अगर आज मुकेश अंबानी को या टाटा को या बिरला को 1 लाख करोड़ का कोई नया प्रोजेक्ट लगाना हो, 1 लाख करोड़ का पूरा लोन बैंक तो दे नहीं देगा, उसके लिए इक्विटी में आपको शेयर मार्केट से पैसा उठाना होगा। आज शेयर मार्केट से लोग भाग नहीं पा रहे हैं, वो नया क्या लगाएंगे? इसका माने हिंदुस्तान के अंदर अब नया प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। ओह माय गॉड। अगर किसी भी इकोनॉमी के, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये अखिल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 महीने में, फरवरी के महीने में, अगर हमें शेयर मार्केट के क्रैश से 40 लाख करोड़ रुपया लुट गया, 40 लाख करोड़, तो क्या देश कंगाली की तरफ बढ़ रहा है? देश की अर्थव्यवस्था को बार बार तमाचा लग रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहली बात तो मैं कहना चाह रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने की जो एवरेज जीडीपी थी, मोदी जी के जमाने में एवरेज जीडीपी उससे कम है। अच्छा, एक साल उनका भी बहुत खराब था, जो सब प्राइम क्राइसिस का था, जो कोविड से भी बड़ा क्राइसिस था, और कोविड में भी क्राइसिस था। तो दोनों के प्राइम मिनिस्ट्रियल टाइम पे एक एक साल बहुत ज्यादा खराब भी था। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में लोन जितना था और जीडीपी एवरेज ज्यादा थी, और मोदी जी के जमाने में लोन 4 गुना बढ़ गया और जीडीपी कम हो गई। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं दीपक जी, उसको ध्यान से आपके दर्शक श्रोता समझें। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर, भाई एक आप चाहते हैं ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? या तो सरकार करेगी या निजी संस्थाएं करेंगी। अगर निजी, आप मान लीजिए आप होते पूंजीपति और आपको 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना होता, आपने 1 साल पहले अगर 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया होता और उसमें 80,000 करोड़ आपने शेयर मार्केट से उठाया होता, जनता आपको 80,000 करोड़ दे देती, आप प्रोजेक्ट लगा देते। अब आप कल्पना कीजिए, आज 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आप लगाना चाहें और मार्केट में कहें कि 80,000 करोड़ मुझे इक्विटी में दे दो, कोई देगा क्या?
ओके। नहीं कैसे देगा, नहीं नए देगा। नए तो प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे। लगना मुश्किल है। जी जी जी, नहीं मैं समझ रहा हूँ प्रोफेसर साहब, मैं समझ रहा हूँ। अरुण जी के पास आ रहा हूँ। अरुण जी, आपने तो शेयर मार्केट के ता जिंदगी बड़े घपले आपने परतें खोली। आप सेबी के चेयरमैन से टकराते रहे, व्यवस्था पर एक के बाद एक आप जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे, कई मुकदमे जीते भी। तो आप तो खेल समझते हैं पर्दे के पीछे का। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी पारखी आंखें क्या कह रही हैं कि पिछले 6-7 महीने में या साल भर में शेयर मार्केट में खेला हुआ, जिन कंपनी की हैसियत नहीं थी उनके शेयर, जैसे ये कह रहे हैं 20 रुपए का टमाटर 40 रुपए में खरीदा गया। क्या इस तरह की चीजें हुई हैं कि 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बिक रही थी? क्या एक हम आर्टिफिशियल जो है प्राइस बढ़ा रहे थे? ऐसे कुछ कार्टेल्स थे, ऐसे कुछ गिरोह काम कर रहे थे? भारत का जो बाजार था वो सबसे महंगा बाजार था। उसका जो पीई रेशियो था, उसका जो है जो प्राइस थी और उसकी अर्निंग थी, उसमें बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था और ये बात सबको लग रही थी। और ये जो लोग कह रहे थे कि नहीं अगला 3 साल में इस तरह की इकॉनमी हो जाएगी, तो शेयर बाजार जो है 3 साल आगे नहीं देखता है, वो 6 महीने साल भर आगे देखता है। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं था कि जितने, और स्पेशली जो माधवी बुच के समय में हुआ, जो अभी प्रोफेसर साहब समझा रहे थे कि कैसे जो है छोटे कैपिटल में शेयर का दाम बढ़ा के आप उसके बाद बेच गए, जो स्टूडेंट का वो एग्जाम्पल ले रहे थे, तो वो आज का नहीं, वो पुराना है, पंप एंड डंप। मतलब कि पहले शेयर, हाँ उसका नाम ही है पंप एंड डंप। पंप मतलब उसको पंप करके प्राइस ऊपर करो। पहले तो बाजार में जितने फ्लोटिंग स्टॉक के हैं वो सारे शेयर खरीद लो। अब सारे शेयर तुम्हारे पास आ गए और अब जो है उसमें ऐसी न्यूज छापो कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, इसमें डिजिटल आ जाएगा। अब लोग जब खरीदने गए तो शेयर है ही नहीं। तब उस समय क्योंकि आपने सारे कॉर्नर कर लिए शेयर्स, आपके पास जो पैसे थे जो हर्षद मेहता करते थे, तो उसके बाद आपने डंप कर दिया। तो इसको कहते हैं, ये बहुत पुराना, मतलब जितना पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये ट्यूलिप स्कैम से चले जाइएगा तो आज तक नाम है उसका। मतलब मैं समझ रहा हूँ अरुण जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी शेयर है, मतलब मान लीजिए टमाटर 10 रुपए का है, इसकी कीमत हम 20, 25, 30 रुपए ले जाएं, उसके बाद जब अपना सारे शेयर खरीद लें, फिर बेच के मार्केट से बाहर निकल जाएं, फिर टमाटर फिर 2 रुपए का आ जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? ऊपर गया फिर नीचे। हाँ, टमाटर है कि भाई सब जगह है, लेकिन एक कंपनी का शेयर है जिसकी की कैपिटल केवल 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, और एसएमई में आती है और वो कहती है कि देखिए हमको सोलर का ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और पुराना अपना इन्फ्लेटेड प्रॉफिट दिखाती है। और जितने लोग लालची हैं वहां बैठे हैं वो कहते हैं कि अरे फलाना स्मॉल एंड मिड कैप, एसएमई का मतलब कि छोटी कैपिटल में, तो वो उसका ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो घपला हुआ है वो छोटे कैपिटल वाले शेयर में हुआ है, एचडीएफसी और बड़े कैपिटल वाले शेयर में नहीं हुआ है, क्योंकि ये खेला जो है ये छोटे कैपिटल में ही हो सकता है। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर मैं अभी एक बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर से बात कर रहा था। उनका ये कहना था कि लोगों ने जब शेयर मार्केट, जब मोदी और शाह साहब ने कहा कि भाई सरकारी कंपनियों के शेयर खरीदिए, देखिए कितना बढ़ रहे हैं, और लोगों को लगा भाई प्रधानमंत्री भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वाकई सरकार भी उनकी बन गई मोदी जी की। तो मुझे एक ब्रोकर ने बताया कि साहब बहुत से हमारे पास ऐसे लोग आते थे जो जेवर बेच के, घर के जेवर बेच के, जमीन बेच के और बैंक के एफडी तोड़वा के वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे कि भैया यहाँ तो कम से कम 2 रुपए का 3 रुपए जल्दी हो जाएगा। लालच में लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों में, उन्होंने अपने जेवर बेच दिए, जमीन बेच दी, और कहीं ना कहीं बहुतों ने मकान बेच दिए, और वो उनकी कोशिश थी कि सबसे पैसा यहाँ डबल हो सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि अब उनका जो शेयर जिस तरह से नीचे आया है, उनका कहीं ना कहीं जेवर का जो पैसा उन्होंने बेचा था या जो जमीनें बेची थी, सारा पैसा उनका फंस गया। बल्कि फंस नहीं गया, खत्म हो रहा है उनका पैसा, वो लुट गए हैं। ये हालत है हिंदुस्तान की। आपको लगता है कि क्या इसकी वजह से बहुत से करोड़ों परिवार हैं जो उभर नहीं पाएंगे इस शेयर मार्केट क्रैश से? दीपक जी, भगवान न करे ऐसा हो,
लेकिन जब अरुण जी बताएंगे, जब हर्षद मेहता केतन पारी का समय था, बहुत सारे ब्रोकर्स ने किया था। भगवान करे ऐसा ना हो, मैं लोगों से कहूंगा ऐसा न करें, लेकिन लोग अवसाद में, आपको देखिएगा कुछ समय में ये खबरें मिलने लगेंगी जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि देखिए वही होता है जो वॉरेन बफेट का सिद्धांत कि मार्केट इतना ग्रीडी हो गया था। अच्छा, जो अरुण जी ने कहा, देखिए जो हम अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करते हैं ना, फॉरवर्ड आगे की बात करते हैं, आगे तो मोदी जी ने कहा था 9% की ग्रोथ होगी, 9% की ग्रोथ होगी, तो लोगों ने 9% के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। अरे यार, आपकी जो एवरेज ग्रोथ थी वो कम हो रही है, लोन बढ़ रहे हैं। जब आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आपके शेयर प्राइसेस तो क्रैश करने हैं। अच्छा, शेयर प्राइसेस को आर्टिफिशियली आपने बढ़ा रखा था। तो असली मुद्दा है, जो बात आप कह रहे हैं, आपको लाखों केस ऐसे मिलेंगे। देखिए, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जब मार्केट पैनिक ग्रीड में जाता है, वो बेच के निकल जाता है, और खरीदता कब है? जब मार्केट पैनिक पे आ जाता है। और जो गरीब आदमी होता है, वो मार्केट में ग्रीड में घुसता है और पैनिक पे बेचता है। इसीलिए शेयर मार्केट में 95% लोगों का पैसा डूबता है और केवल 5% लोगों का पैसा। आज मैं दीपक जी आपके कार्यक्रम में शर्ट पहन के इसलिए बैठा हूं, मैं भी कोट पहन के बैठता, लेकिन मेरा भी इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। ओह, अच्छा, आप भी चोट खा चुके हैं? और यही सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है। ओके, मतलब आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उसके बाद भी आपने इतनी गहरी चोट खाई कि शर्ट से कोट उतर गया। मतलब हालात ये हैं प्रोफेसर साहब। अरे अगर दीपक जी, मैंने अगर ये सब्जेक्ट ना पढ़ाया होता और मैंने जो पोर्टफोलियो इक्विटी में बना रखा था, अगर उसको मेंटेन करता, तो मैं शर्ट पहनने की भी पोजीशन में ना होता। मैंने अपने बहुत सारे पैसे को कैश में ले आया था, इसलिए ले आया था। यही मार्केट के अंदर होता है, जब मार्केट ग्रीड पे आ जाए तो कैश पे शिफ्ट हो जाओ, जब मार्केट पैनिक पे हो जाए तो उसे शेयर में कन्वर्ट कर दो। लोग नहीं कर पाए, और आज की तारीख में प्रोफेसर साहब, मोदी को छोड़िए और गुजरात लॉबी को छोड़िए, गृह मंत्री को छोड़िए, अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई कहीं ना कहीं आप चोट खा गए। मतलब शेयर मार्केट का जो प्रोफेसर है, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में, वो चोट खा गया। तो ये बताइए, सुझाव क्या है? क्या ये इस वक्त लोग शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहें, संभल के चलें, पैसे को बैंक में रखें? अभी फिलहाल क्या है इस वक्त? क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुस्तान का शेयर मार्केट ठीक नहीं, गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ झाला है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टर्म आपको बताता हूं, आपके श्रोता दर्शकों को भी आनंद आएगा। इस समय मार्केट की इसको सिग्निफाई करते हैं ग्रेवयार्ड मार्केट। ग्रेव मतलब कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान वाला मार्केट है। कब्रिस्तान के मार्केट में होता क्या है? कब्रिस्तान में क्या होता है? जो कब्रिस्तान में चला गया वो निकल नहीं पाता, और जो कब्रिस्तान के बाहर रहता है वो जाना नहीं चाहता। इसका माने जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी है वो निकल नहीं सकता, क्योंकि वो लॉस में बैठा है, और जो बाहर बैठा है वो घुसना नहीं चाहता। ये ग्रेवयार्ड मार्केट है। क्या एक चीज मैं जान सकता हूं कि ये जो शेयर मार्केट है, अगर हमें 40 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ एक महीने में हो रहा है, हिंदुस्तान के बजट ही को मान के चलिए आप, क्या इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था, क्या भारत की इकोनॉमी, आम बोलचाल की भाषा में कहूं कि हमारी माली हालत मुल्क की और बदतर होने जा रही है? दीपक जी, अगर मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं एक बहुत प्राउड इंडियन हूं, और भारत माता से कोई बड़ी चीज मेरी नहीं है। जा नहीं रही है। देश की अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था और देश की जनता जितना जल्दी समझ ले, और मुझे वो वचन याद आ रहे हैं राहुल गांधी के, कहने नहीं चाहिए थे उनको भी और मुझे भी नहीं कहना चाहिए। वो स्थिति आ रही है, लोगों को झोला उठा के 6 महीने के अंदर जो अपने बंदरगाह अपने मित्र को दिए उससे भागना पड़ेगा। इसका मतलब फाइनेंशियली एक क्राइसिस में देश जाने वाला है? जाने वाला नहीं है, ऑलरेडी है ट्रैप में, खत्म हो गया है मामला, खेल खत्म है। क्या ट्रंप कोई राहत दे सकते हैं? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जो मोदी जी का मित्र है, वो कोई राहत दे सकता है? मैं साहब, अगर मुझे आप अनुमति, अगर मैं देश का फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होता, देश के बुरा न माने, जो जिनके पास पैसे, यहाँ के दर्शक श्रोता पैसे वाले भी होंगे, मेरी बात का बुरा ना माने, बड़ी बड़ी कोठियों वाले के पैसे लेके उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करके उनको सड़क पे जंजीर डाल के डालता, और हर देश के गरीब आदमी को 10,000 रुपए डेली देता। जो राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म हुआ था कि मैं संपत्ति को बांटूंगा, देखिए देश के गरीब आदमी को 10,000 रुपए दे दीजिए महीना, देश की जीडीपी 20% हो जाएगी। बड़े बड़े लोगों के 15 लाख करोड़ माफ करेंगे। आपने जी वालों का भी लोन माफ किया है।
आप सबके, अडानी के, अंबानी के, सबके लोन माफ कर देंगे। और एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, डिफॉल्ट करता है, घसीटते वो उसको ले जाते हैं सड़कों के अंदर। आप अमीरों के लिए आपके एक नियम है, गरीबों के लिए एक नियम है। जिस दिन इस देश के अंदर गरीबों को सुविधाएं मिलने लगी और गरीबों के हाथ में पैसा आ गया, मेरे देश को कोई डिफीट नहीं कर पाएगा। ये कंजम्पशन इकोनॉमी है और आपने देश की 80% जनसंख्या के हाथ से परचेजिंग पावर छीन ली है और अमीरों को सब कुछ सौंप दिया है। मेरे को अमीरों से कोई कष्ट नहीं है, मैं ठीक है, परमेश्वर करे वो भी पनपे, लेकिन गरीब बेचारा अगर रोटी के लिए तरसता है और सब्जी शाम को नहीं बेच पाता, रिक्शे से पैसा नहीं कमा पाता, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, तो ऐसी अमीरी को धिक्कार है। जी चलिए, क्राइसिस में जा सकता है। अरुण जी ये बताइए कि भाई अब शेयर मार्केट नीचे जा रहा है और बुरी तरह से लुढ़क रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, ट्रम्प साहब टैक्स लगा रहे हैं, प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी हालत बड़ी दयनीय है, चाइना जो है अपना सामान भर रहा है। ये जो चारों तरफ आप माहौल देख रहे हैं, शेयर मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रम्प, टैरिफ, चाइना, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को इस वक्त एक तरह की नई तरह की एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी? ये एक इकोनॉमिक इमरजेंसी का दौर है और अगर हमने इस पर तरजीह नहीं दी, तवज्जो नहीं दी, तो साल भर में वाकई श्रीलंका जैसी स्थिति भी हो सकती है। जी कहना नहीं चाहता हूं, उससे बुरी स्थिति हो सकती है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, ये डेमोग्राफिक कर्ज भी है। आप इतने लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि लोग एक सोचते हैं कि शेयर बाजार जो है जीरो सम गेम है, मतलब अगर आपने कमाया तो मैंने खोया, मैं खोया तो आपने कमाया, ऐसा नहीं है। शेयर बाजार जो है एक समुद्र के तरह है, जबकि उठता है, उज्वार आता है तो सब उठता है, और जब उसका जो नीचे आता है तो सब नीचे जाता है, हर आदमी खोता है। तो जिस आप एक तरफ हमको बताइए कि हमें कहीं कोई उम्मीद की किरण हो, हमारे पास कोई मनमोहन सिंह जैसा आदमी हो जो एक इतना बड़ा अर्थशास्त्री था, उसको आपने एक फ्यूनरल नहीं दिया कायदे का ऑनर में, और न उसकी आपने समाधि बनाई, और न उसको आपने भारत रत्न दिया। आपके पास कौन ऐसा आदमी है जो कि आपको इस संकट से बचा पाएगा? और जो है उसको आप लाएंगे नहीं, और जो लाएंगे जो है वो आएगा नहीं आपके पास, क्योंकि आपको छूट नहीं देगा। अच्छे लोग थे, भाग गए। रघुराम राजन रिजाइन करके चले गए, कहा कि मत करो डिमोनेटाइजेशन, नहीं, तुमको क्या आता है? तो जो लोग जानकार नहीं हैं और वो अपनी मनमानी और इस तरह के सल्यूशन देते हैं, तो मैं तो बहुत ही भयभीत हूं। इतना बुरा जो है हमने उस समय भी नहीं देखा था जब हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात, आपने सारे फैक्टर गिनाए, एक फैक्टर नहीं गिनाया। देश को एक सर्विस सेक्टर बचा रहा था, आईटी सेक्टर। आज वो आईटी सेक्टर जो इतना एक्सपोर्ट कर रहा था, उसकी भी हालत खराब है। इन्फोसिस में ओवरनाइट जो है ये लोग बड़ा हाँकते थे कि जो है आज जाओ आज छोड़ो, तुमको एक रात हम शरण भी नहीं देंगे, सड़क पर ले आए। कहां से आपको पैसे आएंगे बताइए? मतलब आप कह रहे हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा, सबकी हालत खराब है। प्रोफेसर साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है जिस तरह से रुपए की कीमत जो है गिरती जा रही है और बाहर की कंपनियां, विदेशी लोग अपने शेयर बेच के वापस अपना पैसी रकम खींच रहे हैं, क्या रुपए की कीमत अभी और घटेगी? ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपए का $1 हो जाएगा? ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि रुपया भी और नीचे गिरेगा, महंगाई और आएगी? प्रोफेसर साहब, रुपए का क्या होगा? मैंने पहले एक बात बताई थी, दोबारा बता देता हूं। जितना रुपया गिरेगा उतना फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेचेंगे, और जितना फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेचेंगे उतना रुपया गिरेगा। तो रुपया तो गिरता रहेगा, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसलिए बेचते रहेंगे कि अगर उनको यहाँ 25% का भी रिटर्न मिला इंडिया में, और 25% हमारा रुपया कमजोर हो गया, तो उनको 0 का रिटर्न मिलेगा। अगर आप कह रहे हैं कि रुपए की कीमत और गिरती चली जाएगी डॉलर के तुलना में, मान लीजिए रुपया अगर 125 रुपए
$1 ₹125 का हो गया। अगर रुपए की ये हालत हो गई तो आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या महंगाई बढ़ेगी? चीजें महंगी होंगी भारत में क्योंकि हमारी इंपोर्ट इकोनॉमी है। अरे आप ये समझ लीजिए दीपक जी, जो श्रीलंका में हुआ था उससे दुगनी बुरी स्थिति हो जाएगी। हम लोग लोन रिपे नहीं कर पाएंगे, हम जो फॉरेन लोन्स हमने दे रखे हैं उसको रिपे नहीं कर पाएंगे, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। वो हमारे द्वीप हमसे खरीदने की बात करेगा, जो उन्होंने श्रीलंका में किया, और उसके बाद चीन ने उनके ऊपर कब्जा एक तरह से उनकी इकोनॉमी में कर लिया। क्योंकि जो आपने लोन ले रखे हैं, फॉरेन करेंसी लोन ले रखे हैं, उनकी कीमत अगर डबल हो जाएगी और आपकी जीडीपी घट रही है तो उसको रिपे, जो बार बार एग्जाम्पल दीपक जी लेता हूं, आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, खर्चा है 80,000 रुपए, बढ़िया काम चल रहा है। अब आपकी इनकम 1 लाख से हो गई 80,000 रुपए, 5 करोड़ का लोन आपने ले लिया, क्या होगा? बैंक वाले घसीट के ले जाएंगे, एक दिन वही होगा। रुपए की कीमत अगर और घटेगी, या यूं कह लीजिए डॉलर के मुताबिक अगर रुपया ₹100 ₹125 का आंकड़ा पार करता है तो स्थिति और खराब होंगी। प्रोफेसर अरुण का कहना है कि भाई हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं इस पर भी बहुत असर पड़ रहा है और हमारे पास काबिल लोगों की कमी है। अगर मनमोहन सिंह जैसे लोग अगर आज फिनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे होते तो हो सकता है कोई रास्ता निकलता। और उधर ट्रंप जो है आग तरेरे बैठे हुए हैं। 2 अप्रैल से, अगले महीने से वो हाई टैक्स लगाने जा रहे हैं भारतीय उत्पादन पर, उसका भी हमें चोट लगेगी। शेयर मार्केट के अंदर घपले हैं, वहां पर हर्षद मेहता छोटे छोटे हर मोड़ पे बैठे हुए हैं, वो भी घपला कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति अच्छी नहीं है और जो आम आदमी है उसने लालच में कहीं ना कहीं अपनी जमीन बेच दी, किसी ने जेवर बेच दिया और शेयर मार्केट में पैसा लगा लिया। आज लोकल लोगों के पास पैसा नहीं है, यानी लोकल मार्केट में पैसा नहीं है कि वो शेयर खरीद सके। नए बायर्स नहीं है शेयर मार्केट में आज की तारीख में, और अमेरिकन और यूरोप की जो बड़ी कंपनियां हैं वो शेयर बेच बेच के वापस जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं, इसमें बहुत ही चैलेंजिंग है और मुझे लगता है कि इस चैलेंज का कैसे सामना करते हैं। फिर मैं इन दोनों मेहमानों को बुलाऊंगा। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि एक संकट की स्थिति है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, ऐसी स्थिति है इस वक्त हिंदुस्तान की। प्रोफेसर साहब आप आए और अरुण साहब आप आए, आपने बातें रखी, कुछ बातें तल्ख थी और कुछ बातें बहुत गहरी थी। मैं चाहूंगा कि जो चीज़ समझना है उसको रिकैप कर लीजिए, फिर से सुनिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने जो कुछ बोला है ये एक सच्चे प्रोफेसर हैं जो कम से कम इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो शेयर मार्केट की क्लासेस लेते हैं यूनिवर्सिटीज में, ये भी कह रहे हैं कि मैं इस दौर में चोट खा गया, मैं भी चोट खा गया। तो बहरहाल कई संकेत भी हैं, कई वार्निंग्स भी हैं, आगाह भी कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दीज वर्ड्स ऑफ विजडम एंड थैंक यू सो मच अरुण जी फ्रॉम ज्वाइनिंग from Bangalore in a very short notice. Thank you so much.